गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, आज के टॉपिक को हम डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा थॉरली बताऊं कि अब तक हमने पढ़ क्या लिया। मैं लगभग सभी में रिवाइज़ करवाता हूं। हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने सबसे पहले फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया शुरू किया था। क्या शुरू किया था बेटा? फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया शुरू किया था। फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया में सबसे पहले मैंने आपको पढ़ा है ट्रांस हिमालय, उसके बाद हिमालय, फिर पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, उसके बाद क्या पढ़ाया? भारत के मरुस्थल, भारत के मरुस्थल के बाद उत्तर भारत के विशाल मैदान। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और अभी जो पढ़ रहे हैं वो प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत के संबंध में बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत को अगर आप देखोगे, पेनिनसुलर इंडिया को अगर कंसीडर करोगे तो पेनिनसुलर इंडिया इटसेल्फ अ प्लेट्यू, ये क्या है? खुद एक क्या है? पठार है। लेकिन इस पठार में कई सारे उप पठार हैं। ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया था, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाओगे तो काठियावाड़ का पठार, उसके बाद दक्कन का पठार, फिर तमिलनाडु का पठार, फिर आंध्र और तेलंगाना का पठार। ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने डिवाइड किया था जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत है, इसको हम दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये दो विभिन्न प्रकार की आपको संरचना देखने को ही मिलेगी। इस पार्ट को कहते हैं बेटा ईस्टर्न घाट। क्या कहते हैं? ईस्टर्न घाट। और इसे क्या कहते हैं हम लोग? सॉरी, इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट और इसे क्या कहते हैं? ईस्टर्न घाट। ये आपका क्या हो गया? वेस्टर्न घाट और ये क्या हो गया? ईस्टर्न घाट। याद रखिएगा। फिर ईस्टर्न घाट में घाट है तो मैंने आपको बताया था, यहाँ देखिए ये सागर है। ठीक है, समुद्र है। यहाँ पे कौन सा सागर है? अरब सागर। यहाँ पर कौन सा? बंगाल की खाड़ी। ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, और दोनों को साथ में कहते हैं हिंद महासागर, कहते हैं ना। तो आप जब देखिए, मैंने आपको बताया था कि इन्हीं भागों से भारत अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। अब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया तो ये आपको कैसा दिखेगा? इधर से कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए इधर पे किस नाव में एक बैठा व्यक्ति है। ठीक है, नाव में बैठा व्यक्ति है और वो भारत के इस तट पर पहुंचता है। इस तट पे पहुंचेगा तो उसको ये संरचना कैसे दिखाई देगी? ऊंची, पहाड़ जैसे। तो ये क्या कह देगा बेटा? ये पहाड़ है। लेकिन ये वास्तविक पहाड़ नहीं है, क्योंकि वास्तविक पहाड़ बनने की प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया था, ज्वालामुखी उद्भेदन होता है। ज्वालामुखी में जब लावा अंदर होता है तो उसे कहते हैं मैग्मा। मटेरियल जब अंदर रहता है तो क्या कहते हैं? मैग्मा। जब बाहर निकलता है क्या कहलाता है? लावा। जब ठंडा होता है तो क्या बनती हैं? चट्टानें। उन चट्टानों का अपरदन होता है, कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी। तो मैंने आपको बताया था ये बनने की प्रक्रिया हुई किसकी? पहाड़ बनने की प्रक्रिया। तो इस दुनिया में कुछ भी बना है उसका कहीं ना कहीं रिलेशन किससे बेटा? ज्वालामुखी उद्भेदन से। किससे? ज्वालामुखी उद्भेदन से। याद रखिएगा, जब तक भूगर्भिक कोई क्रिया नहीं होगी कोई भी नई चीज़ का निर्माण नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो जब कुछ होगा ही नहीं, इसका मतलब आपने कुछ किया नहीं। तो बिना क्रिया के कुछ नहीं होता। याद रखिएगा। तो ये कहा पहाड़, लेकिन जब इधर से आप देखोगे तो इसे कहोगे बेटा ढाल। क्या कहोगे? ढाल। आप कहते हैं ना नदी के घाट में जा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? नदी के घाट जा रहा हूँ। क्या नदी तुरंत मिल जाती है? नहीं। आप नीचे आते हो, थोड़ा सा समतल मिलता है ना, इसे कहते हैं तट। क्या कहते हैं बेटा? तट। याद रखिएगा। तो हम पढ़ रहे हैं वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के तट। क्या पढ़ रहे हैं? वेस्टर्न घाट के तट। तो ये मान लीजिए ये वेस्टर्न घाट के तट हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया आपके? वेस्टर्न घाट के तट। ठीक, क्लियर हुआ? ये क्या हो गया आपके? वेस्टर्न घाट के तट। इधर देखो ध्यान से, ये वेस्टर्न घाट के तट हुए। अब इन तटों को भी कई भागों में बांट दिया गया। सबसे पहला जो तट आता है बेटा, इसे कहते हैं गुजरात का तट। कौन सा कहते हैं? गुजरात का तट, जो कहाँ शुरू होता है? सूरत से लेकर और यहाँ पर दमन तक मानते हैं। दमन मतलब दमन दीव दादर नगर हवेली वाला, तो यहाँ तक दमन तक मान लेते हैं। इसे कहते हैं गुजरात तट। कौन सा तट कहते हैं बेटा? गुजरात तट। फिर यहाँ से गोवा तक, कहाँ तक बेटा? गोवा तक आता है कोंकण तट। दमन से गोवा तक कौन सा आता है? कोंकण तट। कौन सा तट आता है? कोंकण तट। फिर गोवा से बेटा एक जगह पड़ती है मंगलोर। कौन सी? मंगलोर। याद रखिएगा, मंगलोर कहते हैं इसको। मंगलोर तक आता है, इसे कहते हैं कन्नड़ तट। कौन सा? कन्नड़ तट। ठीक है, ठीक है, कन्नड़ तक, यही कर्नाटक तट। और इसके नीचे बेटा ये कौन सा आता है? ये है आपका कन्याकुमारी। ठीक है, और कन्याकुमारी यानी कि मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक इसे कहते हैं मालाबार तट। क्या कहते हैं? मालाबार तट। ठीक है,
कल हमने पढ़ा था। मालाबार तट के बारे में जानकारी मैंने आपको दी थी, मालाबार एक्सरसाइज के बारे में जानकारी दी थी। ठीक है, क्या है बेटा मालाबार एक्सरसाइज के बारे में इंफॉर्मेशन? मालाबार एक्सरसाइज 4 देशों में मालाबार युद्ध अभ्यास होता है जो 4 देशों के साथ होता है, जी हाँ, जिसमें 4 देश इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से 4 देश इन्वॉल्व होते हैं? इधर से आता है बेटा कौन सा? यूएसए। नीचे से कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ से कौन आता है बेटा? जापान आता है। और ये सब आते कहाँ पर हैं? तो मालाबार तट पे, यानी कि इंडिया में। तो मालाबार एक्सरसाइज किन कंट्रियों के बीच होती है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। क्लियर हुआ? ये 4 देश मिलते हैं और बेटा इन्हीं 4 देशों ने मिलकर के क्वाड बना लिया। क्या बना लिया है? क्वाड ग्रुप बना लिया है। क्वाड ग्रुप बना लिया है। ठीक है, याद रखिएगा क्वाड ग्रुप इंपॉर्टेंट है। I2U2 इंपॉर्टेंट है। I2U2 क्या है? I2U2 बताइए क्या है इसका मतलब? I फॉर इंडिया एंड इजराइल, इंडिया और इजराइल, और U फॉर, हाँ जी, यूएसए और यूएई की यूके, यूएई या यूके। I2U2 कंफर्म करके मुझे बताना। ठीक है, और आप लोग जो ऑनलाइन देख रही है मुझे बताइए I2U2 में आई तो समझ में आ गया, इजराइल और इंडिया। यू में क्या है? एक तो यूएसए, अगला यू कौन सा है? ठीक है, ये याद रखिएगा। ये सारे ग्रुप, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर आपका कुछ भी हो, ठीक, इनके क्वेश्चन आप सबसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बेटा हो गया आपका मालाबार तट। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट के तट। क्या कहते हैं बेटा? या वेस्टर्न तट। क्या कहते हैं इनको? वेस्टर्न तट। सबसे पहला कौन सा हो गया? गोवा, गोवा का तट। उसके बाद कौन सा हो गया? सॉरी, गुजरात का तट। कौन सा तट हो गया? गुजरात का तट। उसके बाद कौन सा हो गया बेटा? कन्नड़, सॉरी यहाँ पर आपका लिख देता हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहला हो गया बेटा गुजरात का तट। कौन सा तट हो गया? गुजरात का तट हो गया। उसके बाद कोंकण, क्या कहते हैं इसको? कोंकण तट। मैंने आपको बताया था ना कोंकण रेलवे के बारे में कल, कोंकण तट। उसके बाद कौन सा हो गया? कन्नड़ तट। और लास्ट में कौन सा हो गया? मालाबार तट। ठीक, इनके बारे में, इनमें से किसी के बारे में भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले भारत के प्राचीन पठार की पश्चिमी से पूर्वी सीमा एवं भारतीय तट रेखा के मध्य सकरे मैदान को तटीय मैदान कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा सकरे मैदान। क्या है? सकरे मैदान, यानी जो वेस्टर्न घाट हैं, वेस्टर्न जो घाट हैं, वेस्टर्न घाट के जो तट हैं वो सकरे हैं। कैसे हैं? सकरे हैं। मैंने आपको बताया था तटों का निर्माण कौन करता है? नदियां करती हैं। तो अगर ये तट सकरे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आने वाली जो नदियां हैं वो बहुत बड़ी नहीं हैं। अगर नदियां बड़ी नहीं हैं तो तट सकरे हैं। अगर नदियां बड़ी होंगी तो तट क्या होंगे? चौड़े होंगे। जैसे आप ईस्टर्न घाट को देखेंगे। किसको देखें बेटा? ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के जो तट हैं वो चौड़े हैं। ठीक, ईस्टर्न घाट के तट चौड़े हैं, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ आती हैं। ठीक है, पढ़ेंगे जब हम अभी रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो इन नदियों के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन बताऊंगा आपको। चलिए, तो यहाँ देखिए पश्चिमी तट को अगर हम कंसीडर करें बेटा, तो पश्चिमी तट को कंसीडर करने के लिए आप दिमाग लगाइए कि हम कहाँ शुरू कर रहे हैं बेटा? गुजरात के सूरत से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, यानी सूरत से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक, सूरत से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे तट पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे वेस्टर्न घाट कहाँ तक है तो वो भी कहाँ से कहाँ तक है? सूरत से लेकर के कन्याकुमारी तक। कहाँ से कहाँ तक? सूरत से लेकर के कन्याकुमारी तक वेस्टर्न घाट भी है। मैंने आपको पूछा था कल और आपने क्वेश्चन भी किया था कि वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम। आंसर, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुड़ी। कौन सी? अनाईमुड़ी। अगर मैं सह्याद्री पर्वत की पूछूं तो आंसर क्या होगा? कलसूबाई। ठीक, चेक करना एक बार। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो अन्नामलाई की पहाड़ी पे स्थित अनाईमुड़ी वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर हम अनाईमुड़ी के बाद बात करें, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भी आंसर क्या होगा? अनाईमुड़ी, 2695 मीटर। ठीक है,
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछूं तब भी आंसर क्या होगा? हाँ, सुनो ध्यान से, अगर मैं आपसे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा हूं तब भी आंसर क्या होगा? अनायमुड़ी। अगर मैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा हूं तो अनायमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछूं तो अनायमुड़ी। 2695 मीटर स्थान है कहाँ पर? केरल। कहाँ बेटा? केरला में। ठीक, तमिलनाडु और केरल की बॉर्डर में बेसिकली पाई जाती है। ठीक, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपसे। तो ये है बेटा हमारे वेस्टर्न तट। इनके बारे में 2-2 लाइन जानकारी ले लीजिए। देखिए, इनको 4 भागों में बांटा गया है बेसिकली। कौन सा हो गया? गुजरात। ठीक है, गुजरात कहाँ से कहाँ तक बेटा? सूरत से लेकर के दमन तक। कोंकण कहाँ तक है? दमन से लेकर के गोवा तक। कर्नाटक कहाँ तक है? गोवा से लेकर मंगलोर तक। केरल कहाँ तक है बेटा? केरल का तट या मालाबार तट, मंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक। तो फिर आप पूछ सकते हैं सर कन्याकुमारी तो तमिलनाडु में आता है, लेकिन तट किसका है बेटा? बहुत शार्प जा करके, मतलब अगर आप कभी कन्याकुमारी घूमने जाएंगे तो ऐसे जाना पड़ेगा। दरअसल केरल ऐसे है, केरल ऐसे है और जैसे ख़त्म होता है वहाँ पे कन्याकुमारी आ जाता है। तो केरल जाने के लिए आपको ट्रेन जब बैठोगे तो पूरा केरल में चलेगी कन्याकुमारी जाने में, और बस थोड़ा सा पहले कन्याकुमारी लग जाएगा, यानी कि तमिलनाडु लग जाएगा। ठीक, अंडरस्टैंड? जैसा अपना सतना का चित्रकूट है, तो चित्रकूट कैसे पड़ता है? आधा एमपी आधा यूपी में, पता नहीं चलता कब एमपी आ गया कब यूपी आ गया। प्रथम मुखार बिंदु, द्वितीय मुखार बिंदु शायद एमपी में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर यूपी में पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, तो इनको समझते हैं। तो जाहिर सी बात है, तट हैं तो इनका निर्माण किसने किया होगा बेटा? नदियों ने किया होगा। देखिए ध्यान से, गुजरात तट के बारे में इंफॉर्मेशन ले लीजिए। साबरमती माही नदियों के अवसादों के जमाव से इसका निर्माण हुआ है। यह गुजरात, दमन, दीव और दादर नगर हवेली में विस्तारित है। मैंने आपको इन सब के बारे में बताया था। गुजरात का बेटा दमन, दीव, दादर और नागर हवेली, हाल ही में इनको मिलाकर बेटा एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है ना। अब ये एक यूटी है, एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक, आपको पता है ना, दमन, दीव और दादर नगर हवेली को मिलाकर के एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया है। इस प्रकार से भारत में वर्तमान में 8, कितने बेटा? इस तरह से भारत में वर्तमान में 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। कितने? 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, 8। ठीक, याद रखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपके लिए करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट है बेटा, कि क्या यूनियन टेरिटरी दमन, दीव और दादर नगर हवेली में कोई चीफ मिनिस्टर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है? तो यहाँ पर बेटा एलजी भी नहीं है और सीएम भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा नहीं है। तो इन क्षेत्रों में यानी इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है, वो कौन चलाता है? तो बेटा केंद्र सरकार प्रशासक नियुक्त करती है। क्या बनाती है? प्रशासक नियुक्त करती है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करती है। यहाँ पर एक प्रशासक लगती है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर रखती है। आपको बताना है कि दमन, दीव और दादर नगर हवेली के प्रशासक का क्या नाम है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, जैसे हम दिल्ली का सीएम याद करते हैं, वैसे दमन, दीव और दादर नगर हवेली में प्रशासक होगा, लक्षद्वीप में प्रशासक होगा, अंडमान निकोबार में प्रशासक होगा, और बाकी जगहों पर एलजी होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए कौन है? प्रफुल्ल खोया पटेल तो नहीं है? थोड़ा देख के बताओ कि लक्षद्वीप का प्रफुल्ल खोया पटेल जी। दमन, दीव, दादर नगर हवेली के प्रशासक कौन है? हाँ, प्रफुल्ल पटेल जी हैं। थैंक यू। ठीक, अंडरस्टैंड? ये सारे क्वेश्चन बेटा मैं पढ़ाऊँ तो तुम पढ़ो, ये इसका कोई मतलब नहीं है। फ्रॉम द डे ऑफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, आपको ये पढ़ना ही होगा। ठीक, समझ रहे हैं बात को? तो दमन, दीव, दादर नगर हवेली के जो प्रशासक हैं वो प्रफुल्ल पटेल जी हैं। कौन है? प्रफुल्ल पटेल जी। ठीक, गॉट माय पॉइंट? समझ में आया आपको?
चलें आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आपसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो वेस्टर्न तट है वो मुंबई के समीप अधिक चौड़ा है। कहाँ पर बेटा? मुंबई के समीप अधिक चौड़ा है, मुंबई के समीप अधिक चौड़ा है। और धीरे धीरे नीचे जाते समय जाते जाते क्या हो जाता है बेटा? ये सकरा हो जाता है। देखिए केरल या मालाबार, आप यहाँ देखिए कर्नाटक के तटीय मैदान को गोवा से मैंगलोर तक मानते हैं। केरल का मालाबार तट देखिए तो यह मंगलोर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है, उत्तर एवं दक्षिण में सकरा और मध्य में चौड़ा है। पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ छोटी और तीव्रगामी हैं, तेजी से बहती हैं, क्योंकि ये बेसिकली पहाड़ों से बहती है। किससे बहती है बेटा? पहाड़ों से। पहाड़ों में बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं होती, क्योंकि मिट्टी कहाँ होती है बेटा? मैदानों में होती है। तो ये नदियाँ, वो सभी नदियाँ, दिमाग में बैठा लीजिए, वो सभी नदियाँ जो कहीं ना कहीं पहाड़ों से बहती हैं। किससे बहती हैं? पहाड़ों को चीर कर बहती हैं। वही वाली कहानी है कि करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुज्ञान और रसरी आवत जाते शिल्पल प्रदिशान। तो जो नदियाँ पहाड़ों को चीर के आती हैं, जैसे नर्मदा ले लीजिए, ताप्ती ले लीजिए, माही, इन तरह की जो भी नदियां हैं जिनके प्रवाह क्षेत्र बेसिकली पहाड़ों से हैं, वो नदियां अपने साथ बहुत ज़्यादा गाद मिट्टी बहाकर नहीं ला पाती। वो चट्टानों को काटती हैं और अपना रास्ता बनाती हैं, उनके साथ लाने को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसलिए वो डेल्टा का निर्माण नहीं कर सकती। क्योंकि डेल्टा क्या है बेटा? गाद अवसाद ला करके नदियाँ समुद्र के मुहाने पर छोड़ देती हैं। तो जब वहाँ पे छोड़ देती है तो उसी नदी का पानी घूम कर फैलता है और फिर आगे जब ढाल होती तो बहता है। तो उसको क्या कहते हैं बेटा? डेल्टा। जैसे सुंदरबन का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहते हैं। उधर से गंगा नदी बहा के लाई, उधर से ब्रह्मपुत्र नदी बहा के लाई, जो बहा के लाई दोनों एक जगह पे छोड़ दिया, तो वहाँ क्या बन गया? डेल्टाई क्षेत्र। तो याद रखिएगा, डेल्टा वही नदियाँ बनाएंगी, दिमाग में बिठा लीजिए, जो नदियाँ कहीं ना कहीं किससे बह के आएंगी? मैदानी क्षेत्रों से। जो नदियाँ पहाड़ों से बहेंगी वो डेल्टा का निर्माण नहीं करेंगी। पहाड़ों से बह रही हैं तो गति है, क्योंकि पहाड़ क्या होते हैं बेटा? ढालनुमा होते हैं। तो गति है तो तीव्र बहेंगी। तीव्र बहेंगी इसका मतलब वो एस्चुरी का निर्माण करेंगी। किसका निर्माण करेंगे बेटा? जिसे कहते हैं ज्वार नद मुख। ठीक, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपके सामने डिटेल है, देखिए केरल और मालाबार का तटीय मैदान यह मंगलोर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है, उत्तर एवं दक्षिण में सकरा और मध्य में चौड़ा है। पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ छोटी और तीव्रगामी हैं। ठीक है, मलबों की या अवसादों की कमी कारण इस मैदान का विस्तार काफ़ी हुआ है। वेरी गुड, कम हुआ है। क्यों? क्योंकि ये नदियाँ अपने साथ बहाकर कुछ नहीं ला सकती। जब नहीं ला सकती तो समुद्र को पाट भी नहीं पाएगी, भाट भी नहीं पाएगी, मतलब भर नहीं पाएंगी, तो तट चौड़े नहीं होंगे। तो देख लो आपके सामने है, इस मैदान की चौड़ाई कितनी है? मात्र 10 से 30 मीटर मात्र। चलिए अगला इंपॉर्टेंट आपका इंपॉर्टेंट है बेटा पॉइंट। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पढ़िए ध्यान से, आप देखिए ध्यान से। जो पश्चिमी तटीय मैदान की नदियां हैं वो किसका निर्माण करेंगी? ज्वार नद मुख का, यानी कि एस्चुरी का निर्माण करेंगी। मैंने आपको बता दिया क्यों एस्चुरी का निर्माण करेंगे। पूर्वी तटीय मैदान के बारे में जनरल थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते बेटा। पूर्वी तटीय मैदान क्या होगा? तो इसको देखो, एक बार मैं इसको मिटाता हूँ। याद हो गया आपको तट? सबसे पहले गुजरात तट, उसके बाद कोंकण तट, उसके बाद याद रख लीजिएगा। अब हम पूर्वी तटीय मैदान को ध्यान से देख लेते हैं। तो सबसे पहले पूर्वी तट को समझो कि पूर्वी तट क्या है। तो जब भी आप पूर्वी तट बनाएंगे, चाहे आपका मेंस का क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि डिफाइन करिए भारत के तटीय क्षेत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू ड्रॉ, फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। एक रफ डायग्राम बनाना है और आपको ये बताना है कि अपने डायग्राम में ये बताना है कि जो आपका जो पश्चिमी तट है, ये जो पश्चिमी घाट है बेटा, उसके जो तट हैं वो अपेक्षाकृत क्या हैं? चौड़े हैं। क्यों चौड़े हैं बेटा? चौड़े हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ आती हैं, है ना? बहुत सारी नदियाँ आती हैं और अपना मलबा गिराती हैं, है ना? आपने सुना होगा ना, हमारे राष्ट्रगान में भी है, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। ठीक है, राष्ट्रगान नहीं, एक देशभक्ति गान है। आके मिल गई सागर में ये सभी एक हैं, हिंद देश के निवासी हम सभी एक हैं, रंग रूप भेषभाषा चाहे अनेक, है ना? और हमारे राष्ट्रगान में आप पढ़ते हो ना, राष्ट्रगान में क्या लिखा बेटा? पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग।
ठीक, पढ़ते हैं ना। तो यहाँ देखिए ये आपका पूरा हो गया पंजाब, ये क्या हो गया बेटा सिंध, ये क्या हो गया गुजरात, ये क्या हो गया मराठा, फिर ये हो गया द्रविड़ क्षेत्र द्राविड़, फिर ये क्या हो गया बेटा ऊपर उत्कल मतलब उड़ीसा का तट, फिर बंगाल मतलब बंगाल, पहले आसाम पूरा क्षेत्र, ठीक है। तो पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। समझ रहे हैं बात को। तो भारत की भूगोल की कहानी कुछ ऐसी ही है, ठीक, समझिए। तो अब हम ईस्टर्न तट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ईस्टर्न तट चौड़े होंगे क्योंकि बहुत सारी नदियां, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा बेटा, बहुत सारी नदियां अपना जल लाकर यहाँ गिराएंगी। और ये नदियां सभी कैसी होंगी, ये सभी नदियां ऐसे आएंगी बेटा, ऐसे, ठीक है। मतलब इनका निर्माण यानी इनका उद्गम कहाँ है, वेस्टर्न साइड, और ये बह के कहाँ आ रही हैं, ईस्टर्न साइड। बीच में क्या पड़ रहे हैं, मैदानों में क्या मिलेगी इनको, मिट्टी गाद, ये अपने साथ मिट्टी गाद बहा के लाएंगी और यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करेंगी। तो आपको कृष्णा नदी का डेल्टा पड़ेगा, गोदावरी का डेल्टा पड़ेगा, कावेरी नदी का डेल्टा मिलेगा, सबका डेल्टा मिलेगा, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट चौड़े हैं, वेस्टर्न घाट सकरे हैं, वेस्टर्न घाट ऊंचे हैं, ईस्टर्न घाट कम ऊंचे हैं, पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इनके देखिए पूर्वी तटीय मैदानों के 3 उपविभागों में बांटा गया है। सबसे पहले उत्कल का मैदान। उत्कल बेटा मैदान क्या है, उत्कल का मैदान कहते हैं किसको हम, उड़ीसा के तट को, किसको, उड़ीसा के तट को, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आपने सुना होगा सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन, ठीक है, सुना होगा आपने सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन, सुना है ना आप लोगों ने। बताइए कहाँ हुआ था वो घटना, कहाँ हुई थी, वो कौन सा प्रदेश है जहाँ पे हृदय परिवर्तन उनका हुआ था। या कलिंग का युद्ध आपने सुना होगा, कलिंग के युद्ध में सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। कहते कि बहुत भारी मार काट उन्होंने की थी और उसके बाद वो रक्त वो देख करके या जो भी सिचुएशन रही हो उनका हृदय परिवर्तन, उन्होंने कहा कि हम अब युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध छोड़ बुद्ध को मानेंगे। और उसके बाद उन्होंने धम्म बनाया, धम्म मतलब जो अशोक का धम्म था, दैट इज़ सम वॉट डिफरेंट विद द ओरिजिनल धम्म ऑफ बुद्धा। बुद्ध के धम्म से थोड़ा अलग था अशोक का धम्म, धम्म मतलब होता है धर्म, ठीक है। तो उन्होंने कुछ अलग कहानी बताई, लेकिन वो पूरा क्षेत्र कहाँ था, वो बेटा कौन सा था, उड़ीसा का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र था, यानी कि कलिंग कहाँ पर है, उस वक्त का कलिंग जो था वो, उसको आप वर्तमान उड़ीसा का क्षेत्र मान सकते हो। तो ये क्वेश्चन दिमाग में हमने बैठाए रखिएगा। तो देखिए उड़ीसा में उत्कल के मैदान या उत्कल के तट का क्षेत्र, उत्कल के तट का क्षेत्र क्या होता है बेटा, तट का क्षेत्र महानदी का डेल्टा वाला भाग इसके अंतर्गत आता है। कौन सी नदी बह रही है बेसिकली यहाँ पर, महानदी, याद रखिएगा। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, कोई बता सकता है मुझे, मध्य प्रदेश से कि छत्तीसगढ़ से। अच्छा, हीराकुंड बांध किस नदी पे बना है, हीराकुंड बांध, अच्छा चलो ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अभी, मैं आपको आगे सब कुछ ये पढ़ाने वाला हूँ, परेशान ना हो। तो आप याद रखो महानदी, थोड़ा देखेंगे उद्गम, जब मैं महानदी बताऊंगा तो मैं सब कुछ बताऊंगा। महानदी का उद्गम या महानदी का डेल्टा, देखो ये डेल्टा बना रही है, इसका मतलब अपने साथ गाद मिट्टी बहा के लाएगी। जब ये गाद मिट्टी बहा के लाएगी इसका मतलब ये मैदानों क्षेत्रों से बह करके आएगी, ठीक, क्लियर है आपको। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये महानदी का डेल्टा वाला क्षेत्र बेटा इसके अंतर्गत शामिल है। इसमें प्रसिद्ध चिल्का झील है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस उत्कल के मैदान में क्या है, चिल्का झील है। चिल्का झील कैसी है बेटा, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, पढ़ाया था ना मैं अभी उसको, सबसे बड़ी झील है, कैसी, खारे पानी की। मैंने आपसे पूछा था कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कहीं ना कहीं उसका आंसर क्या है, चिल्का ही। ना मीठा मानो ना खारा मानो, अगर आपसे यही पूछे कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो एक बार देखिएगा सर्च करके, ठीक, कौन सी है, ठीक, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है। और अगर आपको डाउट हो तो आप एक बार देख लीजिएगा उसको, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील। चिल्का झील कैसी है, तो फिर मैंने आपको बताया था ये बैक वाटर झील है। बैक वाटर झील का मतलब समुद्र का पानी बाहर तो आ गया लेकिन वापस लौट नहीं पाया, ठीक, तो याद रखिएगा ये चिल्का झील है। फिर आंध्र प्रदेश का मैदान, तो आंध्र प्रदेश के मैदान के संबंध में देखिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश का मैदान ये उत्कल के मैदान के दक्षिणी भाग में पुलिकट झील तक के मैदानों को आंध्र प्रदेश का मैदान कहा जाता है।
ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पुलिकट झील भी मैंने आपको समझाई थी। पुलिकट झील क्या बेटा? पुलिकट झील में भारत का अब तक का एकमात्र रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है, जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। उस जगह का नाम है जहाँ पर ये है। और इस एजेंसी, इस स्पेस स्टेशन का ये जो जगह है, ये इसरो के किस वैज्ञानिक के नाम पर फेमस है? विक्रम साराभाई की सतीश धवन? बताइए, विक्रम साराभाई की सतीश धवन? पहले कौन आया, सतीश धवन की विक्रम साराभाई? तुमने तो ठीक पढ़ा था, लेकिन पहले कौन साइंटिस्ट आए थे? भारतीय अंतरिक्ष का पितामह किसे कहा जाता है? सतीश धवन जी को कि विक्रम साराभाई को? तो किसका नाम होना चाहिए यहाँ पर? विक्रम साराभाई? पक्का? एक बार कंफर्म कर लेना इसको, ठीक। इसरो सेंटर और त्रिवेंद्रम वाले का क्या नाम है उसको भी पढ़ लेना। इसरो की मैनेजमेंट यूनिट कहाँ बैठती है वो भी पढ़ लीजिएगा। ब्रांच ऑफिस कहाँ है वो भी पढ़ लीजिएगा। भोपाल में क्या है ये भी पढ़ लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं बेटा, ठीक। चलिए, तो देखिए पुलिकट झील है, ठीक है, पुलिकट झील है। पुलिकट झील में ही क्या है बेटा? श्रीहरिकोटा द्वीप है। इस द्वीप का नाम क्या है? श्रीहरिकोटा। और इस श्रीहरिकोटा द्वीप में भारत का अब तक का एकमात्र रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है। मिसाइल टेस्टिंग अलग जगह होती है। भारत में मिसाइल टेस्टिंग कौन से द्वीप में होती है? व्हीलर द्वीप। कौन से द्वीप? व्हीलर द्वीप में क्या होती है? मिसाइल टेस्टिंग होती है। मिसाइल टेस्टिंग वाला अलग है। आपको मैंने बताया था कि मिसाइल और रॉकेट में क्या अंतर होता है। मिसाइल विनाश करती है, रॉकेट सृजन करता है। क्योंकि मिसाइल क्या लेके जाती है? अपने अंदर बम। और रॉकेट क्या लेके जाता है? सैटेलाइट। तुमको क्या बनना है? मिसाइल की रॉकेट? क्या बनना है? बोलो, जो मन कर जाएगा सर बन जाएंगे। कभी कभी बम की भी आवश्यकता पड़ती है अपने आप को प्रूफ करने के लिए, और हाँ, अपने आप को सदा के लिए प्रूफ करने के लिए आपको किसकी चाहिए ज़रूरत? कम से कम सैटेलाइट की, यानी रॉकेट बनना पड़ेगा, ठीक है। तो रॉकेट क्या करता है? कैरी करता है सैटेलाइट को, और मिसाइल किसको कैरी करती है? बम को, ठीक। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए बेटा। तो आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, पुलिकट झील में सामने लिखा हुआ है श्रीहरिकोटा द्वीप है। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को लॉन्च करने के लिए लिखा है। लेकिन मैंने जानबूझ के यहाँ पे नाम नहीं दिया है, आपको नाम बताना है। इसका नाम विक्रम साराभाई है कि सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन? क्या नाम है? सतीश धवन है ना? ठीक है, ऐसे चकराता, क्योंकि नाम मैंने कैसे पूछा आपसे कि भारत के पहले पितामह कौन थे? भारतीय अंतरिक्ष के पितामह कौन थे? विक्रम साराभाई। लेकिन उनके नाम से क्या शुरू हुआ? पहले रिसर्च स्टेशन शुरू हुआ। रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम किसने लाया बेटा? किनके नाम पर है? सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र या रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। सतीश धवन रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, ठीक है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसरो। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969, ठीक। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस क्षेत्र में ही गोदावरी और कावेरी नदी के डेल्टा हैं। कैसे हैं हम पढ़ेंगे आगे चल के। यही कोल्लेरू झील भी पाई जाती है। कौन सी झील पाई जाती है? कोल्लेरू झील पाई जाती है। आंध्र के मैदान के बाद तो सबसे पहले आपने पढ़ा किसका मैदान? ईस्टर्न तट में सबसे बड़ा कौन सा पहला मैदान पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा आपने उत्कल का मैदान, उसके बाद आंध्र का मैदान। आप कौन सा पढ़ रहे हो? तमिलनाडु का मैदान। देखिए, तमिलनाडु के मैदान में इंपॉर्टेंट क्या है? तो तमिलनाडु के मैदान में देख लो। तमिलनाडु के मैदान में यहाँ देखिए, तमिलनाडु के मैदान में पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। कहाँ से कहाँ तक? पुलिकट झील से कन्याकुमारी, ये याद रखिएगा। इस क्षेत्र में ही कावेरी नदी के डेल्टा है। मैंने आपसे पूछा था, कावेरी नदी जल विवाद बहुत पुराना विवाद है, वर्षों पुराना विवाद है। वो किन किन राज्यों के मध्य है? कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के मध्य है? ऐसा विवाद है कि नदी का उद्गम किसी और राज्य में होता है और नदी का प्रवाह उस राज्य के साथ साथ किसी अन्य राज्य में भी है। और कावेरी नदी के जल को लेकर के विवाद है। ये इंटर स्टेट डिस्प्यूट है।
अंतर्राज्यीय विवाद है जिसे कहते हैं कावेरी जल विवाद, और ये बहुत पुराना जल विवाद है। मैंने आपसे पूछा भी था एक क्वेश्चन कि मुझे बताइए कि भारत में जो इंजीनियर्स डे मनाया जाता है 15 सितंबर को, ठीक है, वो किस साइंटिस्ट के, हाँ जी, किस साइंटिस्ट के बर्थडे को मनाते हैं हम लोग? विश्वेश्वरैया जी। विश्वेश्वरैया जी ने ऐसा क्या किया था? विश्वेश्वरैया जी ने ऐसा क्या किया था कि उन्हें भारत का सबसे पहला इंजीनियर माना जाता है। वैसे तो सबसे पहला इंजीनियर कौन है? नल और नील। नल और नील अकॉर्डिंग टू व्हाट? रामायण। अभी ये ले जाओ, रुको तुम। सबसे पहला कौन है बेटा? नल और नील, है ना? आपने सुना राम सेतु बना था। राम सेतु, पत्थर, राम लिख करके पत्थर बना दिए, तो ठीक है, वो राम जी के नाम से। हाँ ले लो, ठीक। तो राम जी का नाम लिखे और पत्थर तैरने लगे। लेकिन बेसिकली मैं स्टोन आपको दिखाऊंगा अभी, वो स्टोन मेरे पास है, मैंने कई लोगों को दिखाया भी है। वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो उसके एक विशेष प्रकार की गुण है उन पत्थरों की। वो पानी को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद फ्लोट करते हैं। तो अगर आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से देखोगे तो वो जानकारी, ऐसे पत्थरों की जानकारी किसको थी? नल और नील। और नल और नील को इसलिए भारत का पहला सिविल इंजीनियर माना जाता है, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए, इस मैदान को आगे देखते हैं। सॉरी, इस मैदान में कावेरी डेल्टा का निर्माण होता है। इस मैदान को दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहते हैं। ये जो रीजन है ना, यहाँ पे बहुत अच्छी खेती होती है, ठीक। आपको एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना है। अभी जब मैं एग्रीकल्चर पढ़ाऊँगा तो आपने हमेशा सुना होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पैदा होता है? वेस्टर्न यूपी में। कहाँ पर? वेस्टर्न यूपी में। और भारत का गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भारत का गन्ना अनुसंधान केंद्र, भारत का आलू अनुसंधान केंद्र, भारत का सब्जी अनुसंधान केंद्र, भारत का चावल अनुसंधान केंद्र, गेहूं अनुसंधान केंद्र। ये आपको सब अपने टिप्स में याद रखने हैं, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? तो ये याद रखिएगा, चावल, गेहूँ, सब्जी, धान, ठीक है, दाल, ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, ये जो तमिलनाडु का ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर गन्ने की खेती शुरू हो गई है। सुनने में आश्चर्य लगता है, लेकिन गन्ना एक ऐसी फसल है बेटा जो बहुत ज़्यादा पानी की डिमांड करती है, और इस रीजन में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर गन्ने की खेती बहुत अच्छी हो रही है। तो आप उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी गन्ने की खेती हो रही है, ठीक है। ये कमाल है वर्तमान टेक्नोलॉजी का, क्योंकि पूर्व में लोग परिचित नहीं थे किनसे? गन्ने की खेती से, क्योंकि यूपी में ही बेसिकली गन्ना होता था। लेकिन अब लोगों को पता, आपने सुना होगा यूपी के इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है? गन्ना किसानों का बकाया हुआ पैसा, ठीक। बार बार आप सुनते हैं कि गन्ना किसानों का, जो भी सरकारें वहाँ चुनाव लड़ने जाती है वो बोलती है कि हम गन्ना किसानों का पैसा डबल कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, समथिंग लाइक दैट। तो याद रख लीजिएगा। आगे देखिए, यह मैदान स्वर्णरेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इस मैदान के समुद्र के निकटवर्ती भाग में बालू के ढेलों की एक लंबी श्रृंखला मिलती है, जिनका निर्माण समुद्री लहरों से हुआ है। इन टीलों के कारण चिल्का और पुलिकट झील का निर्माण हुआ। मैंने आपको क्या बताया था बेटा, कैसे निर्माण हुआ होगा पुलिकट झील का? देखो ध्यान से, मान लो ये समुद्र है, समुद्र की लहरें हैं, ठीक है। इन्होंने बालू के टीलों को अपने किनारे पे इकट्ठा कर दिया, ठीक है, और ये ऐसे टाइप की संरचना बन गई, राइट। पहले ये बना, फिर ये बन गया। अब लहरें, किसी दिन ज्वार भाटे आए तो पानी कहाँ पहुँच गया? यहाँ पे भर गया। क्या ये पानी लौट पाएगा? नहीं लौट पाएगा। समुद्र ने यही काम और किया, यही काम किया, तो ये टीला शिफ्ट होता गया, समुद्र और शिफ्ट होता चला गया। तो ये जो पानी भर गया, ये भर गया। पानी कैसा था? खारा था, तो ये चिल्का झील हो जाएगी। अंडरस्टैंड? ठीक है। अब देखो, जाहिर सी बात है, ये पानी भरा है, भरा किसके ऊपर है? बालू के ऊपर। तो अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा? कनेक्शन हो जाएगा। तो ये पानी कम भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीचे सूखने का तो सवाल ही नहीं, ये पानी कहाँ बह तक आ गया।
तो नीचे तो ऑलरेडी पानी है, ऊपर वाला पानी भरा जाएगा, बारिश हुई और पानी भर गया, और बारिश हुई और पानी भर गया, मतलब एक झील बन गई। तो झील के पानी में लहरें नहीं होती, तालाब के पानी में लहरें नहीं होती, बहते हुए जल में ही लहरें होती हैं। फिर समुद्र में लहरें कैसे होती हैं? आप कहोगे समुद्र का पानी भी तो सर आ करके भर गया। सोचिएगा, समुद्र में लहरें कैसे होती हैं? हाउ, कैसे लहरें होती हैं? हाँ, पढ़िएगा, दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा और सर्च करिएगा आज कि समुद्र में लहरें कैसे उत्पन्न होती हैं। समुद्र में ज्वार भाटे आने का कारण क्या होता है? क्योंकि वो भी तो एक बड़ी टंकी है, सारी नदियों ने अपना पानी ले जाके कहाँ छोड़ दिया? समुद्र में। तो उसमें लहरें कैसे आई? नदी तो बहता जल है, समुद्र में लहरें कैसे आती हैं? ठीक है, चलिए देखेंगे आगे। तो इस मैदान के समुद्र के निकटवर्ती भागों में बालू के ढेलों से लंबी श्रृंखला मिलती है, जिनका निर्माण समुद्री लहरों से हुआ है। इन्हीं कारणों से चिल्का और पुलिकट जैसे झीलों का निर्माण हुआ है। पूर्वी तटीय मैदानों का विस्तार अधिक होने से के साथ ही कृषि की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये तट चौड़े हैं तो कृषि। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि भारत में सबसे ज़्यादा लोग कृषि कार्य में क्यों लगे हुए हैं। कृषि कार्य में इसलिए लगे हुए बेटा क्योंकि भारत के सभी भौगोलिक क्षेत्रों को देखोगे, मतलब अगर भारत में बोलो पर्वत, पठार, नदी, मैदान, नदी छोड़ दो, मैदान, इन सबको मिला लो तो सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना किसकी देखने को मिलती है? हाँ जी, मैदानों की। किसकी? मैदानों की। यहाँ लिख लो वेस्टर्न तट, ईस्टर्न तट, उत्तर भारत का मैदान, ये सब जोड़ लोगे तो भारत में मैदान लगभग 43% के आसपास है। कितना? 43% के आसपास, 43% के आसपास मैदान। तो जब मैदान सबसे ज़्यादा है तो लोग क्या करेंगे? समतल भूमि है तो क्या करेंगे बेटा? कृषि। इसलिए भारतीय लोगों का मूल व्यवसाय क्या है? कृषि। वो लाभ का धंधा नहीं है, ये बात अलग है, लेकिन लोगों के पास मूल व्यवसाय क्या है? कृषि। याद रखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत में मैदानी क्षेत्र ज़्यादा है। मैदानी क्षेत्र ज़्यादा है, मैदान बनते किससे हैं? नदियों से बनते हैं। तो ये नदी है, मिट्टी है, तो आप क्या करोगे? साधारण से खेती। इसलिए भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि कार्य में लगा हुआ है। ये अलग बात है कि वो लाभ का धंधा अभी तक नहीं बन पाई है। उसी कारण से आपको देखना मिलता है कि सरकारें समय समय पर MSP टाइप की स्कीम लेके आती हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मध्य प्रदेश सरकार ने भी लेके आया है। आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि वर्तमान में भारत सरकार ने कितनी फसलों पर MSP घोषित किया है? मुझे आंसर बताइएगा। कितनी फसलों पर MSP है? ठीक, मतलब कितनी फसलों को अगर आप उगाएंगे तो एक मिनिमम प्राइस पर सरकार खरीदने को तैयार है। ठीक, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आप क्या हो गया बेटा? वेस्टर्न तट हो गए और ईस्टर्न तट हो गए। इन सबसे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो मैं सबको आपको एक साथ लिखवाऊंगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू। आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।